2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के जो नोबेल पुरस्कार है उनकी घोषणा हुई है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये पुरस्कार किसको मिला है और किस लिए, सारा उसका जो वर्किंग है वो समझने का प्रयास करेंगे कि भाई इस इनके जो जो खोज करी गई है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या ये खोज है, और उसका जो पुरस्कार का वितरण कैसे होगा, क्या प्राइस बनी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये पुरस्कार मिला किसे। तो आप इन तीनों लोगों को देख सकते हैं, मैरी ई ब्रनकाउ, फ्रेड रैमसडेल और सिमोन साकागुची। ये तीन वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का इस बार मिला है, जिसमें से ये दोनों यूएसए के हैं और ये हैं जापान के। ये समझना होगा कि कई बार लोग समझते हैं कि तीन लोगों को पुरस्कार मिला है, तीनों लोग क्या एक साथ काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए जब इस तरह के पुरस्कार मिलते हैं तो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो खोज करी है हो सकता है उसकी खोज पहले किसी किए गए साइंटिस्ट के खोज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तब वो आती है। तो इसीलिए जब एक फील्ड में पुरस्कार दिया जा रहा है, मतलब मान लीजिए फ्रेड रैमसडेल को पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनकी जो खोज है इन दोनों लोगों की वो डिपेंड करती है जो साइमन सागाकुची की खोज है उसके ऊपर, तो इनको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पुरस्कार है किसके लिए दिया गया है। तो ये लिखा, इसका जो टॉपिक ये है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, इस टॉपिक के ऊपर ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है, कई सारे लोगों में ऐसा होता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो हमें बाहर के वायरस, बैक्टीरिया, बहुत तरह की जो बीमारियां होती है ना, उससे रक्षा करने का हमारा जो एक रक्षा कवच है इम्यून सिस्टम, वो कई बार गलती से अपने ही जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स है, उस पर अटैक करने लगता है। उसको लगता है कि अब जो इन्वेडर्स हैं, ऐसा समझ के। तो इसको लेकर के जो इनकी खोज है वो है कि कैसे इस तरह का जो इम्यून सिस्टम है ये इस अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो सारी चीज़ें। और इसकी वजह से जितनी भी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, कैंसर्स डिजीज़ है, या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में जो इश्यूज आते हैं उसको ठीक किया जा सकता है इनकी इस डिस्कवरी के बाद। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हर एक साइंटिस्ट का, तीन साइंटिस्ट हैं, तीनों क्या क्या यहाँ पे योगदान रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमोन साकागुची की। तो ये पाइनियर थे रेगुलेटरी टी सेल्स को लेकर के। मतलब 1995 में सिमोन साकागुची जो ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में थे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी कि स्पेसिफिक टाइप के टी सेल की, जो कि एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, कि भाई अब आपको जो अटैक आप कर रहे हो वो हमारी बॉडी पे, अपनी ही बॉडी पे आप कर रहे हो अटैक, अब आप रुक जाओ अटैक करना। तो इस तरह की टी सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है, इसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी। मतलब ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की टी सेल्स पाई जाती हैं। एक होती हैं हेल्पर टी सेल्स, मतलब उन्हें ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई वॉर का सिनेरियो है, तो जो जनरल्स होते हैं वो खुद तो अटैक नहीं करते हैं जा करके, वो डायरेक्शन देते हैं कहाँ जो बाकी जो टी सेल्स हैं या जो इम्यून सेल्स हैं उनको अटैक करना है, कहाँ पे कितना इंटेंसिटी में अटैक करना है, कब तक करते रहना है। तो वो होती हैं हेल्पर टी सेल्स। एक होती हैं किलर टी सेल्स, है ना, साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होती है, वो क्या करेंगी कि वो किलर टी सेल्स होती हैं, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर दिया इम्यून जो हेल्पर टी सेल है, वो जा करके उसको अटैक करेंगी, और जो भी सेल ऐसे जो वायरस, बैक्टीरिया, किसी इस तरह की डिजीज से प्रभावित है, उनको पूरा नष्ट करने का काम करेंगी। और एक और टी सेल होती है जिसको मेमोरी टी सेल कहा जाता है। मतलब कि हमारे बॉडी पे अगर किसी वायरस का पहले अटैक हो चुका है तो वो उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखती हैं कि अगर फिर से वो आएगा वायरस तो पहले ही बॉडी में घुसने नहीं दिया जाएगा उसे। तो मेमोरी टी सेल। और इसी में एक और टाइप आ गया जिसको कहा जाता है रेगुलेटरी टी सेल्स। इनको आप समझिए पीस कीपर्स की तरह। मतलब कि मान लीजिए जो किलर टी सेल्स अटैक कर रही हैं जनरल्स, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं हेल्पर टी सेल्स, तो वो जो पीस कीपर टी सेल्स हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स हैं, वो ये बताने का काम करती हैं कि अब आपने जिसको अटैक करना था वो खत्म करिए, क्योंकि अब आपका जो अटैक है वो अपनी ही बॉडी पे हो रहा है। तो ये पीस कीपर्स होती हैं जो कि बताती हैं कि अब जो अटैक है वो अपनी ही बॉडी पे आप कर रहे हो, तो अब आपको रुकना चाहिए। तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं, इनकी खोज जो है, डिस्कवरी जो है, ये करी गई थी। तो इसमें जो उस समय जो कह सकते हैं जो चैलेंजिंग डॉगमा था, मतलब जो एक बिलीफ था, वो ऐसा था कि जो हमारी बॉडी है, जो थाइमस ग्लैंड होती है, जो कि हमारे कह सकते हैं ब्रेस्ट बोन जो होती है उसके बीच में ऐसे पाई जाती है, तो वो जो थाइमस ग्लैंड होती है, इसे आप समझिए ट्रेनिंग सेंटर की तरह, कि यहीं पे जो टी सेल्स होती है ना, उनकी सारी ट्रेनिंग होती है। जिस तरह की टी सेल्स हैं उनकी सारी ट्रेनिंग होगी, कैसे वायरस को पहचानना है, उसको कैसे नष्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें ये पहले समझा जाता था कि कोई अगर टी सेल ऐसी है जो कि ऐसा रोग निकल गई, मतलब वो सही से ट्रेन नहीं कर पाई, और वो जा करके वो सही ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से अपनी बॉडी को अटैक कर सकती, तो एक ये समझा जाता था कि उन टी सेल्स को
शरीर में, मतलब जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं बाकी जगह पे छोड़ने से पहले ही वो थाइमस ग्लैंड में ही नष्ट कर दी जाती हैं, उनको बाहर शरीर में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन जो साकागुची का वर्क है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इस तरह की जो टी सेल्स हैं वो शरीर के बाहर भी पाई जाती हैं, पेरिफेरी में पाई जाती हैं, और उनको जो रोकने का काम है खास तरह की टी सेल करती है, जो कि होती है रेगुलेटरी टी सेल। तो ये जो डिस्कवरी थी ये उस समय करी गई थी, और इसकी वजह से ही जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं उनके बारे में चर्चाएं शुरू हुई, और ये समझा गया कि भाई इस तरह की जो टी सेल्स हैं इनके ऊपर अगर हम और काम करें तो जो इम्यूनोलॉजी की पूरी फील्ड है इसके ऊपर फोकस करती है। तो ये इनका सबसे पहला काम था, तो यहीं से शुरुआत होती है। फिर एक की डिस्कवरी करी जाती है जो बाकी दो साइंटिस्ट हैं, मैरी ब्रॉनकॉफ, फ्रेड रैमसडेल, इनके द्वारा। इन्होंने 2001 में जो अपना एक बायोटेक कंपनी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक खास तरह के क्रूशियल जीन को देखा जिसका नाम रखा था FOXP3 नाम से। तो ये स्कर्फी नाम का एक माउस था, कह सकते हैं, मतलब चूहा था। उसके ऊपर जो है इनकी रिसर्च चल रही थी, जिसको सीवियर ऑटोइम्यून डिजीज थी, मतलब उसके शरीर के अंदर जो उसकी टी सेल्स थी वो उसी के ऊपर हमला कर रही थी। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर ये जो कह सकते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसका एक कारण था ये जो FOXP3 जीन है इसका म्यूटेशन, मतलब ये जो जीन थी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, म्यूटेट हो चुकी थी, और जिसकी वजह से वो जो ऑटोइम्यून डिजीज थी वो उसको हो गई थी। तो इन्होंने इसको इक्विवेलेंट किया ह्यूमन बॉडी के साथ भी, कि ह्यूमन बॉडी में भी इस तरह का ही कुछ खेल होता है जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज होती है, और इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं उन्होंने उसका नाम आइपेक्स सिंड्रोम ऐसा रखा। और फिर इन्होंने ये बताया कि ये जो डिस्कवरी थी, मतलब कह सकते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि ऐसा होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है। ये जो बात है कि ये रीज़न होता क्यों है, कि क्यों ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसके पीछे जो मास्टर रेगुलेटर है, मतलब जो जेनेटिक बेसिस है कि जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं वो सही से डेवलप या फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो उसके पीछे एक जीन जिम्मेदार है। वो खोज इन दोनों साइंटिस्टों ने करी थी। तो इनकी वजह से ये समझ में आया कि जो डेवलपमेंट एंड फंक्शन है रेगुलेटरी टी सेल्स का वो कैसे होता है। तो हम ये समझ पाएंगे कि ये जो दो डिस्कवरीज हैं, फिर इनको ब्रिज अगर किया जाए, कन्वर्ज अंडरस्टैंडिंग अगर की जाए, तो ये समझ में आता है कि ये जो इनकी डिस्कवरी थी ब्रनकॉ रैमसडेल की, ये एक मिसिंग लिंक प्रोवाइड करती थी साकागुची की जो अर्लियर फाइंडिंग्स थी उस पे। मतलब ये समझ में आया कि जो FOXP3 ये जो सेल है ये मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करती हैं, मतलब जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं वो आपके शरीर में सही तरीके से काम करेंगी, डेवलप होंगी कि नहीं होंगी, डिपेंड करेगा इस जीन पे। अगर ये जीन आपके शरीर में म्यूटेट हो गई है तब ये रेगुलेटरी टी सेल्स भी सही तरीके से काम नहीं करेंगी, और रेगुलेटरी टी सेल्स मैंने कहा पीस कीपर्स हैं, तो अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो एक बार अगर अटैक होना शुरू हुआ तो उसको रोकने के लिए कोई रहेगा नहीं शरीर में, तो इसी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज जो वो हो जाती है। तो ये है पूरा सिनेरियो। आई होप मैंने बहुत ही आम भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई साइंस की फील्ड से होगा तो उसमें बहुत सारी ऐसे बता सकता है कि टर्म जो मैंने नहीं लिए, इसलिए ताकि सबको ये बात समझ में आ पाए कि ये पूरी जो खोज है वो क्या है और कैसे ये काम कर रही है। तो ये है पूरी खोज। आगे हम बात करते हैं कि इस तरह की जो रिसर्च है इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो इसका फायदा होगा ऑटो इम्यून जो डिजीज है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज हो गई, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फिर मल्टीपल सोरेसिस वगैरह जैसी जो बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें शरीर अपने ही टिश्यूज को अटैक करने लगता है, मतलब उसको समझ नहीं आ पाता कि कब अटैक को रोकना है। तो क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो रेगुलेटरी टी सेल्स वगैरह होती हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं। तो अब इसकी वजह से ये समझ में आता है कि अगर हम कुछ ऐसे थेरेप्यूटिक एवेन्यूज लें, मतलब कुछ दवाइयाँ लें, तो उस जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं उनके फंक्शंस को बूस्ट किया जा सके, उनको और एक्टिव बनाया जा सके, तो इस तरह का जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसको रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस किया जा सकता है। मतलब जब हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को अटैक करना कम कर देगा तो सिंपल सी बात है जो बीमारी या जिस सिंड्रोम से हम जूझ रहे हैं वो कमी आ जाएगी। इसी तरह कैंसर थेरेपी में भी इसका बहुत प्रयोग होगा। कैसे? कि ये जो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड कर लेते हैं, और जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं वो को ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स भी ऐसा समझती हैं कि अच्छा ये जो हम कैंसर उत्पन्न हो रहा है, कैंसर का मतलब क्या है कि सेल्स का बिगड़ जाना है ना, एब्रप्टली बढ़ना। तो जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी की ही हैं, तो टी सेल्स वो कहता है कि जब भी टी सेल उनको किलर टी सेल अटैक करता है तो वो कहता है नहीं नहीं तो उसको मत अटैक करो, ये हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव शील्ड सा बना लेता है। लेकिन
यहाँ पर जब ये समझ में आ गया कि ये एक तरह का जो इम्यून सिस्टम को इवेड किया जा रहा है, तो इससे होगा क्या कि जो रिसर्चर्स हैं वो नए तरह की थेरेपीज डेवलप करेंगे, जिसकी और कर भी रहे हैं, जिससे जो इस तरह का जो इम्यून सिस्टम को झांसा देने का काम किया जा रहा है वो रुक पाएगा, और जो हमारी जो किलर टी सेल्स हैं, इस तरह के जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगी। तो ये भी कैंसर की थेरेपी में भी ये बहुत योगदान कर रहा है। आगे बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये भी एक बहुत कह सकते हैं क्रिटिकल जो टर्म होता है वो होता है कि अगर आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो भले ही सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ऑर्गन हमने बाहर से लगवाया है हमारा इम्यून सिस्टम उसे इवेडर समझता है, मतलब उसको ये इन्वेडर समझता है कि वो समझता है कि अच्छा ये तो कोई बाहर से आया हुआ है हमारे बॉडी का, नहीं, तो उस पर अटैक करना शुरू करता है। तो जो आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, और वो जो बॉडी है उसको रिजेक्ट कर देती। क्यों? क्योंकि हमारी जो जो टी सेल्स हैं वही उसको अटैक कर रही होती हैं। तो इस वजह से आपने अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा भी लिया तो सक्सेस नहीं होता है, और उसकी वजह से फिर लोगों की डेथ वगैरह भी होती है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो अब अगर हम जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कि जो भी इम्यून सिस्टम को रोकने का काम है इनके द्वारा होता है, अगर इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस तरह में जो इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है उसके ऊपर अटैक करना, उसको जो है कह सकते हैं सप्रेस किया जा सकता है ड्रग्स के द्वारा, कि आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लेकिन उन दवाइयों की वजह से जो आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है उसके ऊपर अटैक हमारा शरीर नहीं करेगा। तो ऐसे आप समझिए 3 बहुत ही क्रिटिकल जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं उन पे असर डालने वाली है ये डिस्कवरी, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनमें से ये नहीं कि अब ये काम अब शुरू होगा, ये डिस्कवरीज आप देख रहे होंगे कि 2001 1995 की डिस्कवरीज, इनके ऊपर बहुत सारे काम वर्तमान में हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में भी और होंगी। अगर हम अब बात करते हैं प्राइज़ मनी और डिस्ट्रीब्यूशन की कि कितना पैसा मिलता है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ये मिलता है, क्योंकि स्वीडन का ये पुरस्कार है। तो ये इतना पैसा मिलता है, ये पुरस्कार दिसंबर में दिया जाएगा। तो ये अगर इंडियन रुपये में बात करें तो 10.3 करोड़ रुपीज़ ये मिलता है। लेकिन ये जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, पैसे की बात नहीं है। ये अगर 1 रुपए भी देंगे ना तब भी सब इसको लेना चाहेंगे। ये मेन है कि ये ख्याति है, मतलब आपने अगर कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किया है अगर मेडिसिन के क्षेत्र में और आपको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, मतलब सर्वोत्तम काम है दुनिया का, ऐसा इसको समझा जाता है। इसमें जो प्राइज मनी है वो 10.3 करोड़ रुपीस की वो इक्वल शेयर मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि 10.3 करोड़ सबको मिलेगा, इसी का 1/3 जो है तीनों को प्राप्त होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। 1 आप दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं या फिर 3 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, तो 1/3 यहाँ पे टोटल मिलेगा। तो एक तरीके से आप समझिए कि जो हमारे 3 साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं जिनकी ये डिस्कवरी है, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। और ये लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है वो तो भाई सबको ही मिलेगा, मतलब जो उसमें मिलता है वो तो सबको प्राप्त होगा ही होगा। और इनकी इस तरह की जो डिस्कवरी है आने वाले समय में हमें बहुत तरह के जो कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये थी पूरी न्यूज़, केवल नाम पढ़ना और केवल वो किस लिए दिया गया है इतना इम्पोर्टेंस वो नहीं रखता है। कई सारे एग्जाम्स में आपसे डीप में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि इसके बारे में कि ये पुरस्कार क्यों दिया गया और इसके पीछे पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, आप उन प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।